आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ लाइफ बाय राजेश सर। आज हम बात करेंगे बॉटनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, यानी बीजांड की संरचना के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बीजांड की संरचना जो है इंटरमीडिएट के जो बायोलॉजी का सिलेबस है उसमें भी पाया जाता है और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल यानी कि बीजांड की संरचना। तो बीजांड की संरचना में जानने से पहले देख लेते हैं कि बीजांड जो होते हैं वो ओवरी के अंदर किस संरचना के द्वारा जुड़े रहते हैं। देख लिए प्रत्येक जो प्रत्येक बीजांड होते हैं वो सारे बीजांड एक स्ट्रक्चर द्वारा क्या होता है, बीजांड अंडाशय के प्लेसेंटा से जुड़े रहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फनक्यूलस या फंसिल कहते हैं। ओके, यानी कि बीजांड व्रंत कहते हैं। अच्छा, इस बीजांड व्रंत में बीजांड जहाँ से जिस संरचना पे जुड़ा रहता है, तो बीजांड जो होता है बीजांड व्रंत से जिस स्थान पे जुड़ा रहता है उसे हम कहते हैं हाइलम। उसे क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। ओके, बाद में बीज जब पकता है, पकने के बाद जब देखते हैं तो उसमें एक आंख की तरह संरचना आ जाती है, तो ये हाइलम की वजह से होती है। ओके, आगे बात कर लेते हैं कि जो बीजांड होता है वो पैरेनकाइमेटस कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी पूरा बीजांड जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा क्या होता है, मृदउतकीय कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये मृदउतकीय कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, न्यूसेलस कहलाता है। ओके, मृदउतकीय कोशिकाओं से बना हुआ समूह क्या कहलाता है, न्यूसेलस कहलाता है, यानी बीजांड काय कहलाता है। ओके, आगे बात कर लेते हैं कि ये बीजांड जो होते हैं उन पर जनरली दो आवरण होते हैं, यानी कि एक ये आवरण, एक ये और एक ये, जनरली दो होते हैं। तो इस तरह के जिसमें दो आवरण पाए जाते हैं, इस तरह के बीजांड को हम बाइटैगमिक यानी कि द्विआवरणीय कहते हैं। जैसे कि अधिकतर प्लांट्स में इस तरह का पाया जाता है। किसी किसी में दो आवरण की जगह पर एक आवरण होता है, इसे यूनिटैगमिक कहते हैं, जैसे कि सूरजमुखी में। ओके, किसी किसी में ये इंटेगुमेंट नहीं पाए जाते, आवरण पाए ही नहीं जाते, जैसे कि चंदन। जितने भी पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, उनमें इस तरह का मतलब बीजांड पाया जाता है जिसमें इंटेगुमेंट यानी कि आध्यावरण नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो इंटेगुमेंट हैं, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट्स। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें पाए जाते हैं दो उसमें बाइटैगमिक कहते हैं, जिसमें एक होता है उसे यूनिटैगमिक कहते हैं। यूनिटैगमिक का एग्जाम्पल है सूरजमुखी। ठीक है, और जिसमें इंटेगुमेंट नहीं पाए जाते हैं उन्हें एटैगमिक कहते हैं, जैसे चंदन या सेंटेलम। ओके, आगे बात कर लेते हैं न्यूसेलस की एपेक्स पर इंटेगुमेंट नहीं पाए जाते। जैसे ये न्यूसेलस है पूरा एरिया, तो इसकी फुंची जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, ये एरिया क्या कहलाएगा, ये एरिया कहलाएगा इसका अपर एरिया। यहाँ पर जो चित्र आपको दिखाया गया है वो एनाट्रोपस टाइप का बीजांड है। तो इसे अगर सीधा करा जाए तो ऊपर की ओर जो एरिया खुला रह जाएगा, जहाँ पर आवरण नहीं होंगे, उस एरिया को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, एक पोर बच जाता है, उस एरिया को क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं कि जहाँ पर इंटेगुमेंट निकले रहते हैं। अब देखो यहाँ से आपको महसूस हो रहा है कि इधर से इधर की ओर इंटेगुमेंट निकले हुए हैं, इधर से इधर की ओर। ओके, इधर से इधर की ओर इंटेगुमेंट निकले हुए हैं। तो इस तरह के जो इंटेगुमेंट निकले रहते हैं, उन इंटेगुमेंट उन एरिया को, उस एरिया को क्या कहते हैं, हम उस एरिया को कहते हैं चलाजा, यानी कि निभाग कहते हैं। ओके, उस एरिया को निभाग कहते हैं, चलाजा कहते हैं। चलाजा की ओर से ही इंटेगुमेंट निकले रहते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि इसकी, तो इसमें न्यूसेलस जो होता है, न्यूसेल के सेंटर में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो आपको दिख रही है यहाँ पर। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है एम्ब्रियो सैक। वो क्या कहलाती है, स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक कहलाती है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक में कुछ संरचनाएं देखने को मिलती हैं। तो इसमें जो चलाजा एरिया होता है, न्यूसेलस होता है, और न्यूसेलस कैसा होता है, ये आगुलित होता है। ठीक है, हैप्लॉइड होता है। जो एम्ब्रियो सैक होता है वो हैप्लॉइड होता है, आगुलित होता है, क्रियाशील गुरु बीजाणु द्वारा ये बनता है। ओके, आगे बात कर लेते हैं कि एक जो एम्ब्रियो सैक होता है वो हैप्लॉइड होता है, सेंटर में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। एम्ब्रियो सैक का निर्माण जो होता है फंक्शनल मेगास्पोर से होता है। ओके, आगे बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बीजांड की संरचना तथा उसके अंदर भ्रूण कोश यानी कि एम्ब्रियो सैक की संरचना को समझाइए। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक में तीन सेल्स जो होती हैं वो चलाजा एयर की ओर होती हैं, चलाजा की ओर होती हैं तीन कोशिकाएं, और तीन कोशिकाएं होती हैं माइक्रोपाइल की ओर। तो जो चलाजा की ओर कोशिकाएं तीन होती हैं, जो कोशिकाएं चलाजल एंड की ओर होती हैं, ठीक है, इधर साइड में होती हैं, उन कोशिकाओं को कहते हैं एंटीपोडल सेल। उन्हें क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं। ठीक है, प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। और जो कोशिकाएं तीन माइक्रोपाइल की ओर होती हैं, जो कोशिकाएं तीन माइक्रोपाइल की ओर होती हैं, उन्हें कहते हैं हम, दो को कहते हैं सिनर्जिड
ठीक है। और बीच में सेंटर में जो बड़ी कोशिका दिख रही है आपको, ये जो बड़ी कोशिका दिख रही है यहाँ पर, तो ये बड़ी कोशिका जो होती है उसे कहते हैं एग सेल, उसे कहते हैं एग सेल। ये दोनों कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं एग एपरेटस। दोनों कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? एग एपरेटस बनाती हैं। और जो एम्ब्रियो सैक होता है उसके सेंटर में भी 2 न्यूक्लियस इकट्ठे हो जाते हैं, दोनों न्यूक्लियस आपस में जुड़कर बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ओके, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। ये दोहरा निषेचन के प्रोसेस में भाग लेता है और बनाता है भ्रूण पोष। ठीक है, पोषण प्रदान करने के लिए एक सेल्स बनाता है जो पॉलीप्लाइड होती हैं। ओके, आगे देख लेते हैं इसमें और क्या क्या बचा है। तो इसमें बचा है कि जो माइक्रोपाइल एंड होता है वहाँ की कोशिकाएं जो होती हैं 3 वो बनाती हैं, मतलब सेंटर वाली एक सेल होती है बड़ी, और साइड वाली जो होती हैं वो सिनर्जिड सेल कहलाती हैं। सिनर्जिड सेल को सहायक कोशिकाएं कहा जाता है क्योंकि ये पॉलिनेशन के समय जब पराग नलिका की वृद्धि होती है, फिर बाद में निषेचन के समय जब पराग नलिका बढ़ती हुई माइक्रोपाइल से अंदर की ओर इंटर करती है, उन्हें सहारा देती हैं। ठीक है, उन्हें बताती हैं रास्ता कि इधर से इंटर करना है। ठीक है, एग एपरेटस बनाते हैं। यहाँ पर देख लिया था हमने इंटेगुमेंट के बारे में, न्यूसेलस के बारे में, और कुछ एरिया होता है जब बीजांड जो होता है वृद्धि कर लेता है, वृद्धि करने के बाद ये बीजांड पीछे की ओर थोड़ा मुड़ जाता है, तो उससे रेफी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? रेफी का। आगे देख लेते हैं टाइप ऑफ ओव्यूल। तो टाइप ऑफ ओव्यूल के बारे में देख लेते हैं। ओव्यूल जो होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। ओके, 6 टाइप के। तो यहाँ पर पहला वाला जो टाइप दिखाया गया वो है आर्थोटाइप। ठीक है, आर्थोट्रोपस टाइप का, ये है आर्थोट्रोपस टाइप का। ठीक है, इस तरह के बीजांड को हम सीधा बीजांड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसका जो एग्जाम्पल होते हैं वो पॉलीगोनम, पाइपर, पान तथा आल एंजियोस्पर्म प्लांट्स में इस तरह का बीजांड पाया जाता है। तो ये जो बीजांड के टाइप्स दिए गए हैं इनमें माइक्रोपाइल, हाइलम और फंसिल और चलाजा के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है। ओके, तो इसमें इस तरह के बीजांड में जो सीधा बीजांड होता है उसमें माइक्रोपाइल और चलाजा और वो जो बीजांड ग्रंथ होता है फंसिल, वो सब एक सीधी रेखा में रहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस के बीजांड को हम क्या कहते हैं? उल्टा बीजांड भी कहते हैं। एनाट्रोपस टाइप के बीजांड को हम उल्टा बीजांड कहते हैं। सेकंड वाला एनाट्रोपस है। इसमें क्या होता है कि बीजांड ग्रंथ थोड़ी अधिक वृद्धि करने के कारण तो इसका जो बीजांड द्वार होता है वो बीजांड ग्रंथ के पास यानी फंसिल के पास आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह के बीजांड को हम क्या कहते हैं? एनाट्रोपस कहते हैं। इस तरह का जो एनाट्रोपस टाइप का बीजांड होता है वो मटर, गुड़हल, कुकुरबिटेसी फैमिली के पौधों में पाया जाता है, सूरजमुखी में पाया जाता है, और टमाटर, सेम, चना इत्यादि में देख सकते हैं। अधिकतर 80% प्लांट जो होते हैं 80% 80 से 82% पौधों में इसी तरह का बीजांड देखने को मिलता है। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट है तीसरा टाइप का, तीसरा यानी सी। तो सी होता है हेमिट्रोपस। तो हेमिट्रोपस टाइप का जो बीजांड होता है वो 90 अंश पे मुड़ा रहता है। तो इसकी विशेषता क्या है? 90 डिग्री पर मुड़ा रहता है। ठीक है, ये समकोण बनाता है। इसका बीजांड वृंत और बीजांड द्वार समकोण बनाते हैं। इस तरह का बीजांड जो होता है प्रिमुलेसी कुल के पौधों में पाया जाता है तथा रेनुकुलेसी कुल के पौधों में भी देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? बीजांड द्वार और जो चलाजा एरिया होता है यानी निभाग भाग कहते हैं, वो दोनों एक सीधी रेखा में रहते हैं और उन दोनों के बीच में जो बीजांड वृंत होता है वो 90 अंश का कोण बनाता है। ओके, आगे देख लेते हैं कि डी प्रकार का जो बीजांड है, डी प्रकार के बीजांड को कैम्पाइलोट्रोपस कहते हैं। तो कैम्पाइलोट्रोपस टाइप का जो है कैम्पाइलोट्रोपस टाइप में कुछ मुड़ा हुआ बीजांड होता है। कैसा होता है? कुछ मुड़ा हुआ होता है। तो मुड़े हुए होने के कारण कुछ मुड़ा हुआ होता है, तो इसकी यही विशेषता रहती है। इसमें क्या होता है कि निभाग और जो माइक्रोपाइल होता है वो सीधी रेखा में रहते हैं और इसका बीजांड वृंत जो होता है थोड़ा तिरछा रहता है। आगे आता है एम्फीट्रोपस। इसका जो बीजांड होता है उसकी ये विशेषता रहती है कि इसमें जो एम्ब्रियो सैक होता है वो घोड़े की नाल के आकार का होता है एम्फीट्रोपस में। ओके, एम्फीट्रोपस में कैसा होता है? घोड़े की नाल का एम्ब्रियो सैक होता है। ये एम्ब्रियो सैक लिखा है, यहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक होता है वो घोड़े की नाल के आकार का होता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सर्सिनो टाइप का। तो जो सर्सिनो टाइप का है इसमें बीजांड वृंत इतनी हाईली वृद्धि कर लेता है, इतनी ज़्यादा वृद्धि कर लेता है कि बीजांड वृंत जो होता है अति वृद्धि करके क्या होता है कि बीजांड को चारों ओर से घेर लेता है। ठीक है, घेरने की वजह से इसकी ये स्ट्रक्चर नजर आती है। देखो, ठीक है, ये फंसिल है। फंसिल बहुत ज़्यादा वृद्धि कर गया, पहले नीचे था बीजांड, फिर ऊपर हो गया, आर्थोट्रोपस टाइप का हो गया। इस तरह का बीजांड जो होता है वो बीजांड यानी कि ओव्यूल पाया जाता है कैक्टस और कैक्टेसी फैमिली के प्लांट्स में। ओके,
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।